हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 8 के न्यू लॉन्गमैन विस्टास। उस बुक का नाम मैं बता रहा हूँ आपको, न्यू लॉन्गमैन विस्टास, पियर्सन की न्यू लॉन्गमैन विस्टास के हम लोगों ने चैप्टर नंबर 15 का एक्सप्लेनेशन मैंने किया था। चैप्टर नंबर 15 के एक्सप्लेनेशन को मैंने दो पार्ट में करने का आपको बताया था। पार्ट 1 एक मैंने अपलोड कर दिया था और दूसरे पार्ट की रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ। इसी बीच मैंने जब अपने यूट्यूब के वीडियो से कमेंट देखे तो आप बहुत सारे बच्चों द्वारा कमेंट किया गया था कि सर चैप्टर नंबर 11 का बना दीजिए हिस्ट्री के, सर चैप्टर नंबर 12 का बना दीजिए। कुछ बच्चों ने सिविक्स के चैप्टर नंबर 8, 9, 7 बनाने के लिए भी कहा। तो बच्चों, ये सारे चैप्टर्स एक दिन में मैं आपको नहीं बना पाऊँगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करना, फिर उसको एडिट करना, फिर अपलोड करना, इसमें टाइम लगता है। तो एक एक करके मैंने आप सबकी जो रिक्वेस्ट है उसको नोट कर लिया है और हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 का आज मैं वीडियो आपको बना रहा हूँ, एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर भी रहा हूँ। तो एक एक करके धीरे धीरे जो भी आपने कमेंट किया है और जिस भी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आप चाहते हैं वो सारे के सारे चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। बस थोड़ा सा आपको पेशेंस बना के रखना होगा, क्योंकि एक बार में एक ही चैप्टर मैं आपको दे पाऊँगा। चलिए, तो बिना कोई देर किए आज का चैप्टर, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो न्यू लॉन्गमैन विस्टास बुक क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 है, कॉलोनियलिज्म एंड अर्बन चेंजेस। स्टूडेंट्स, दोस्तों, अगर आपने हिस्ट्री के और भी चैप्टर्स के वीडियो नहीं देखे हैं, ठीक है, तो चैप्टर नंबर 12 को छोड़ करके बाकी सभी चैप्टर्स के वीडियो मैंने बना रखे हैं। आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ लिंक मिल जाएगा, वहाँ देख लीजिएगा। और नहीं तो मेरे चैनल को विज़िट करिए, वीडियो सेक्शन में जाइए या प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ भी प्लेलिस्ट में भी और वीडियो सेक्शन में भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो आइए चलिए वीडियोस को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपका लिखा हुआ कॉलोनियलिज्म एंड अर्बन चेंजेस। तो कॉलोनियलिज्म का मतलब क्या होता है कि ब्रिटिश ने जब इंडिया के ऊपर कब्ज़ा कर लिया और यहाँ पे उनका जब रूल होने लगा, वो जब रूल करने लगे तो इंडिया को ब्रिटिश की कॉलोनी कहा गया, ठीक है। तो उसी कॉलोनी से ये वर्ड आपका निकला है कॉलोनियलिज्म। तो कॉलोनियलिज्म का मतलब क्या होता है कि कॉलोनी बनाना, ठीक है, यानी एक देश को कब्जा करके और किसी कंट्री के अंडर रखना और उसको अपनी कॉलोनी मानना। और अर्बन चेंजेस का मतलब क्या होता है? अर्बन का मतलब क्या होता है? अर्बन का मतलब होता है शहरी, ठीक है, ऐसा जगह जहाँ पे हर सुख सुविधा हो और शहर जैसा हो या शहर के करीब हो, तो उसे अर्बन कहते हैं। अर्बन और रूरल, रूरल का मतलब होता है विलेज, मतलब गांव देहात, और अर्बन का मतलब होता है शहर। तो कॉलोनियलिज्म के पीरियड में शहरों में क्या क्या चेंजेस हुए, नए शहर कैसे बने, पुराने शहर में क्या डेवलपमेंट किया गया, क्या क्या चेंजेस किए गए, इसी के बारे में ये चैप्टर आपको है, ठीक है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है प्रेसिडेंसी टाउन। प्रेसिडेंसी का मतलब आप स्टेट से समझ सकते हैं। जैसे जब ब्रिटिश आपके इंडिया में आए, ठीक है, तो वो सबसे पहले बंगाल में आए, फिर इस वजह से बंगाल से अपना उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, फिर केरला से स्टार्ट किया, ठीक है। तो इन्होंने धीरे धीरे वहाँ पे क्या किया कि अपने गोडाउन बनाना शुरू कर दिए। फिर जब यहाँ पे कब्ज़ा हो गया तो उन्होंने फोर्ट बनाए, किले बनाए, अपनी आर्मी रखी और धीरे धीरे एक शहर बसाना उन्होंने शुरू कर दिया। अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, अपने प्लान के हिसाब से, उनको जहाँ जैसा जैसा फ़ायदा रहता एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में, वो नया शहर बसाना स्टार्ट कर देते। तो ब्रिटिश ने अपनी जो फैक्ट्रियाँ लगाईं वो साइज़ में बढ़ने लगी, बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हो गई। तो जब बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हो गई तो सबसे पहले मद्रास और कलकत्ता, ठीक है, और बॉम्बे, ये तीन जो शहर थे उनके ज़माने में डेवलप किए गए। इंडिया में शुरू से ये शहर नहीं थे, ठीक है, ये शहर बाद में अंग्रेज़ों ने बसाए थे। तो मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे, ये तीनों उनके हेडक्वार्टर हो गए, यानी मेन शहर हो गए, जहाँ से ये अपना बिजनेस चलाते थे, जहाँ से ये अपनी आर्मी रखते थे, जहाँ ये अपना गोला बारूद रखते थे, आर्मरी रखते थे, बाकी सारी चीज़ें रखते थे। उसके बाद से
उसके बाद से जब इनका पूरे इंडिया पे कब्जा हो गया, तो इंडिया उस समय बहुत बड़ा देश था। तब बांग्लादेश और पाकिस्तान, म्यांमार इंडिया से टूट के अलग तो हुआ नहीं था, इंडिया में ही था। इवन बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान भी इंडिया में था। तो इंडिया एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा, बहुत ही बिगेस्ट कंट्री था उस समय का। तो रूल करने में, हर जगह जाने में, ठीक है, आर्मी को भेजने में उनको दिक्कत होती थी। तो उन्होंने क्या सोचा कि इतने बड़े कंट्री को हमने स्टेट्स में बांटा है, तो फिर छोटे छोटे जोन में बांट दें, छोटे छोटे जोन में बांट दें, छोटे छोटे एरिया में बांट दें, और हर जगह उसका एक ऑफिसर बिठा दें या उसका हम कुछ व्यवस्था कर दें। तो ये जो दूर है, ठीक है, वो हमें दूर नहीं लगेगा। और एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से, प्रशासन करने, रूल करने के हिसाब से हर जगह हमारे आदमी, हमारे ऑफिसर, हमारे जो कि चीफ होंगे, वो हर जगह अवेलेबल होंगे। तो आसानी से हम इस देश पे रूल कर सकते हैं, कंट्री को आसानी से हम चला सकते हैं। तो ये जितने छोटे छोटे सिटीज़ बसाए गए, इन्हें वाइट टाउन कहा जाता था, क्योंकि इनमें रहने वाले अंग्रेज़ थे, और अंग्रेज़ गोरे होते थे, सफ़ेद होते थे, तो उनको वाइट टाउन कहा जाता था, ठीक है। और ये जो वाइट टाउन होते थे, इनको ब्रिटिश, ठीक है, प्री एमिनेंस माना जाता था, ब्रिटिश सिंबल माना जाता था, उनके पावर का सिंबल माना जाता था, ठीक है। और उसके बाद से जहाँ फैक्ट्रियों, उन शहरों के बाहर या फैक्ट्रियों के बाहर इंडियन लोग रहते थे, उनको ब्लैक टाउन कहा जाता था, क्योंकि इंडियन को ब्लैक कहा जाता था, काला कहा जाता था। इंडियन अंग्रेज जितने गोरे नहीं तो होते थे, तो उनको वाइट पीपल कहा जाता था, इनको ब्लैक पीपल कहा जाता था, अंग्रेज कहते थे, ठीक है, हमारा मजाक उड़ाने के लिए। तो चलिए, उसके बाद से एक आपका और हेडिंग है डिब्रोनाइजेशन, तो उसको समझते हैं। तो डी अर्बनाइजेशन से मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरीकरण, यानी गाँव का सिटीज़ में तब्दील होना। और डी अर्बनाइजेशन से मतलब होता है कि पुराने शहरों को टूटना और टूट करके नए शहरों को बसाना, ठीक है। पुराने शहर टूटना, उनकी स्थिति में चेंज होना, प्लेसेस में चेंज होना, और नए सिटीज़ का बसना, इसे डी अर्बनाइजेशन कहा गया। इसमें क्या है कि चैप्टर 6 में पढ़ चुके हैं कि कैसे ब्रिटेन वालों ने जब यहाँ पे कब्ज़ा कर लिया, तो यहाँ का जो इकॉनमी था, यहाँ का जो बिजनेस था, जो लोकल मार्केट थे, हैंडीक्राफ्ट थे, हाथों से जो सामान बनते थे, ठीक है, जो स्कल्पचर्स थे, पेंटर्स थे, जो मूर्ति बनाने वाले थे, या जो यहाँ का लोकल बिजनेस था, उन्होंने यहाँ पे उसको चौपट कर दिया, पूरा बर्बाद कर दिया, ठीक है। यहाँ के लोग बेरोज़गार हो गए। तो जब बेरोज़गार हो गए, उनके पास कोई काम नहीं रहा, तो ब्रिटेन वालों ने वहाँ से अपनी फैक्ट्रियाँ मंगवाई, मशीनें मंगवाई, और यहाँ मशीनों से सामान बनाने लगे, और हम ही से सामान बनवा के हम ही को बेचने लगे, ठीक है। ये उनकी पॉलिसी थी। आगे बता रहे कि द लोकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज कम्प्लीटली रूइंड। यहाँ की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, कपड़े हमारे यहाँ अच्छे खासे बनते थे, सूती कपड़े, रेशमी कपड़े, और उन कपड़ों का सबसे ज़्यादा खरीदार कौन थे? राजा महाराजा हुआ करते थे। हर फंक्शन के लिए, हर समारोह के लिए उनको नए नए कपड़े चाहिए थे, अलग अलग प्रकार के कपड़े। तो जितने कपड़े बनाने वाले होते थे, ठीक है, उनको आराम से काम मिलता था। यहाँ के सूती कपड़े ईरान से लेकर के, चाइना से लेकर के, और यूरोप तक पूरा व्यापार होता था, उनका बिजनेस होता था। तो जब ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ बनाने वाले, तो ये क्या करते थे कि गांव में रहते थे, तो एक गांव होता था, उसमें बहुत सारे टेक्सटाइल कपड़े बनाने वाले रहते थे। तो उन्हीं जातियों का एक पूरा टाउन बस जाता था, एक पूरा गांव बस जाता था, जहाँ पे केवल वही, उसी प्रकार के लोग काम करते थे, ठीक है। तो पुराने ज़माने में जो डेक्का था, जो आज का ढाका है, बांग्लादेश वाला, और मुर्शिदाबाद, ये दो ऐसे जगह थे जहाँ पे सूती कपड़ों का काम, टेक्सटाइल का काम बहुत अच्छा खासा होता था, ठीक है, अच्छा खासा काम चलता था। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या कर दिया, उनको वहाँ से बिजनेस को चौपट कर दिया। उसके बाद से जो कलकत्ता था, उसको बसाया गया, क्योंकि कलकत्ता जो शहर है वो उसके समुद्र के किनारे है, तो वहाँ जहाज़ें आराम से आ सकती थी, जा सकती थी, बोट आ सकता था, जा सकता था। और फिर बॉम्बे भी था, वो भी आपके समुद्र के किनारे, अरेबियन सी के किनारे है, तो आराम से सी के रास्ते, समुद्र के रास्ते अंग्रेज अपना जहाज़, बड़ी बड़ी जो बोटें हैं, बड़ी बड़ी बोट्स, उनको ले आ सकते थे और भेज सकते थे सामान। इंडिया से जो भी उनको प्रॉफिट होता, जो भी सामान यहाँ बनता, शिप के थ्रू, जहाज़ के थ्रू वो भिजवाते इंग्लैंड में, वहाँ जाके बिकता,
और उनको उनको खूब उससे फ़ायदा होता। फिर मद्रास को भी उन्होंने डेवलप किया इसी पैटर्न पे, क्योंकि मद्रास भी आपका क्या है, तो समुद्र के किनारे है, सी के किनारे है। तो इन सब सिटीज़ को डेवलप किया गया ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के नाते, ट्रेड सेंटर के रूप में डेवलप किया गया। यहीं पे सामान बनाए जाते थे और इन्हीं शहरों के थ्रू, ठीक है, वाटर के थ्रू जहाज़ों पे सामान लाद करके भेज दिया जाता। ब्रिटेन वाले इंडिया में फ्री में कॉटन उगाते थे, हमारे यहाँ के लोगों को गुलाम बना रखा था, उन्हें कम पैसे देते थे, कम पैसे में खेतों में काम कराते थे और यहाँ कॉटन उगवाते थे और वही कच्चा जो माल था, रॉ मटेरियल, उसको इंग्लैंड भेज देते थे पानी के जहाज़ों में चढ़ा चढ़ा के, बोट्स में, शिप्स में चढ़ा चढ़ा के, और वहाँ कपड़ा बनता। वहाँ कपड़ा बनने के बाद पूरे यूरोप में बिकता और वही कपड़ा इंडिया में भी आके बिकता महंगे दामों पे। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत से 4 टाइम 5 टाइम मुनाफा उन्होंने कमाया। तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो थे, हैंडीक्राफ्ट का मतलब होता है हाथों से सामान बनाना। कोई भी सामान जब आप हाथों से बनाएंगे या लोकल के रूप में बनाएंगे तो उसको हैंडीक्राफ्ट कहते हैं। तब हाथों से बनाए जाते थे, अब तो मशीनों से बनते हैं, ठीक है। तो हैंडीक्राफ्ट इसलिए इनका नाम पड़ा क्योंकि ये पहले हाथों से बनाए जाते थे, अब तो मशीनों से बनते हैं, अब तो बात दूसरी है, ठीक है। तो उसका बिजनेस भी इन्होंने चौपट कर डाला, क्योंकि भाई अंग्रेज़ों की गुलामी करने के लिए, उनकी नौकरी चाकरी करने के लिए उनको आदमी कहाँ से मिलते हैं? जब आपके पास कोई काम नहीं रहेगा, आप खाली रहेंगे, तभी तो दूसरे की जगह आप जाएंगे, उनके साथ समय बिताएंगे, उनके बारे में सोचेंगे, उनका कहा हुआ काम करेंगे। तो यही पॉलिसी उनके समय थी। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ये जो चीज़ें हो रही थी उनको 2 तरीके से आप देख सकते हैं। पहला पॉइंट क्या था? डिक्लाइन एंड डिक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द ओल्ड अर्बन सेंटर्स। तो जहाँ से बिजनेस बर्बाद हो रहे थे, जहाँ से काम धंधा ख़त्म हो रहा था, तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि वहाँ से लोग छोड़ करके दूसरे शहरों में जा कर के बस रहे थे। तो एक शहर से भीड़ कम हो रही थी, आदमी कम हो रहे थे, दूसरे शहर में जाके बस रहे थे। दूसरा क्या था? रैपिड ग्रोथ ऑफ न्यू सिटीज़ एंड टाउन्स सच एज कोलकाता, बॉम्बे एंड मद्रास। तो एक जो पुराने बिजनेस वाले शहर थे, जब वहाँ पे काम धंधा नहीं होगा, जब वहाँ पे बिजनेस नहीं होगा, तो निश्चित रूप से वहाँ से छोड़ के लोग नए नए सिटीज़ में जाएंगे। तो जो नए नए सिटीज़ में जाते थे तो नए सिटीज़ अच्छे से बस जाते थे, इनहेबिटेट हो जाते थे। तो कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास जैसे शहर इसी प्रकार से उनका कंस्ट्रक्शन हुआ, इसी प्रकार से नए शहर बने। तो इन बड़े सिटीज़ के साथ साथ जो है कि कुछ छोटे छोटे सिटीज़ भी बसाए गए थे, ठीक है। वो किस लिए बसाए गए थे? ताकि मार्केटिंग का जो भी सामान है, जो भी गुड्स है, उसको जो कि इकट्ठा करके रखा जा सके, एक गोडाउन टाइप का, ठीक है। तो वो जो टाउन बने, वो जो सिटीज़ बने, ठीक है, जिनको प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के नाते बनाया गया था, ताकि सामान जो भी प्रोडक्ट यहाँ बनता था उसको सुरक्षित रखा जा सके, उसको सेफ रखा जा सके। तो फिर वो सेक्टर में जाता, मार्केटिंग करने जाता, वो सामान ट्रांसपोर्ट करके उसको अलग से भेजा जाता था। तो जो पुराने शहर थे, जैसे आगरा हो गया, दिल्ली हो गया, मुर्शिदाबाद हो गया, पटना हो गया, हैदराबाद हो गया, जो पुराने शहर थे, जो अंग्रेज़ों के आने के पहले से ही बसे हुए थे, तो उनमें क्या हुआ? डिक्लाइन होने लगा, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा लोग भाग भाग के नए शहरों में जाके बसने लगे, क्योंकि वह अंग्रेज उनको काम देते थे, ठीक है। तो जो पुराने शहर थे वो पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए मशहूर हो गए। वहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविटी होने लगी, राजनीतिक चीज़ें वहाँ पे होने लगी, और जो बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें थी वो नए शहरों में होने लगी, ठीक है। तो अगला हेडिंग आपका है ग्रोथ ऑफ न्यू टाउन्स। तो एक और प्रकार से नए शहरों का ग्रोथ हुआ, नए शहर बने। वो कौन से प्रकार थे? कि जब ब्रिटेन यहाँ पे आ गए, ब्रिटेन वाले यहाँ पे आ गए, उन्होंने कब्ज़ा कर लिया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्ज़ा किया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स वसूलना था। उससे पहले यहाँ के जो राजे महाराजे थे, जो किंग थे, वो टैक्स वसूलते थे, ठीक है। बहुत से टाइप के उसमें टैक्स हुआ करते थे। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, आप थे या जो राजा थे वो कंपनी के अंडर हो गए, उन्होंने हार मान ली। तो उसके बाद से अंग्रेज डिफरेंट टाइप के टैक्स वसूलने लगे, एग्रीकल्चर टैक्स, लैंड टैक्स, ठीक है, खेती किसानी करने का टैक्स, बहुत सारे टैक्स वो वसूलने लगे। तो उन्होंने टैक्स वसूलने की सुविधा के लिए जो लैंड था, जो ज़मीन थी,
ठीक है, उसको कई भागों में डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट बना दिए, छोटे छोटे विलेजेस बना दिए, ताकि उनको टैक्स कलेक्शन में आसानी हो। ठीक है, तो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, मालगुजारी या टैक्स कलेक्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया कि पूरे ज़मीन को ही नए सिरे से, नए स्टाइल में उन्होंने उसको मेज़र किया। ठीक है, ज़मीन का मेजरमेंट किया गया, मेज़र किया, और छोटे छोटे स्टेट्स बना दिए, छोटे छोटे तालुका बना दिए। ठीक है, विलेजेस बना दिए, कुछ गांव को मिला के नया गांव बना दिया गया, और कुछ गांव को मिलाया गया तो डिस्ट्रिक्ट बन गया। तो ये जो आज आप डिस्ट्रिक्ट देखते हैं, ब्लॉक देखते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट देखते हैं, विलेज देखते हैं, ब्लॉक देखते हैं, ठीक है, तहसील देखते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट देखते हैं, ये उन्हीं के टाइम का बनाया गया नियम था। तो उन्होंने कुछ गांवों को मिला करके ये सब डिस्ट्रिक्ट बना दिया, फिर और कुछ गांव मिल गए तो डिस्ट्रिक्ट बना दिया। तो इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए ये पूरा का पूरा सेटलमेंट किया। ठीक है, तो इससे और भी जो है कि नए नए डिस्ट्रिक्ट्स, नए नए टाउन्स जो है कि डेवलप हुए। उसके बाद से आपका अगला है प्लान्ड सिटीज़। तुमने कुछ ऐसे भी सिटीज़ थे जो अंग्रेज़ों ने बहुत प्लानिंग के साथ जानबूझ के बसाए थे, वो अपने रहने के लिए उन्होंने बसाया था। वो जो शहर थे वो उन्होंने अपने रहने के लिए बसाया था, मार्केटिंग करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, या जो जो भी सामान बन रहे हैं उनको इकट्ठा करने के लिए, या पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए नहीं बनाया था। वो जो थे, वो जो आपके शहर थे, जैसे दिल्ली हुआ, चंडीगढ़ हुआ, इस्लामाबाद हुआ, वो इसलिए बसाया गया था ताकि वो यहाँ पे रह सकें और वहाँ से अपनी एक्टिविटी कर सकें। आप ये बात भी अच्छी तरह जानते हैं कि इंडिया का वेदर बहुत हॉट वेदर है। यहाँ 12 मंथ में लगभग 7 to 8 मंथ आपकी बहुत अच्छी खासी गर्मी पड़ती है। और अंग्रेज़ थे तो वो कोल्ड कंट्री के रहने वाले थे, ठंडे देश के रहने वाले थे, उनको इतनी टेम्परेचर, इतनी गर्मी सहने की आदत नहीं थी। तो उन्होंने धीरे धीरे जहाँ ठंडे जो जगहें थीं पहाड़ों पे, पहाड़ी एरियाज़ को, उनको उन्होंने डेवलप करना शुरू किया। ठीक है, और जहाँ घने जंगल होते थे, पहाड़ होते थे, उन जंगलों को काटा गया, पहाड़ों को धीरे धीरे काटा गया, उनको तराशा गया, और वहाँ पे भी पहाड़ी सिटीज़ बसाए गए, जैसे शिमला हो गया, दार्जिलिंग हो गया। ये अंग्रेज़ों ने अपने रहने के लिए उस टाइम बसाए थे, क्योंकि ये जो जगहें थी वो इंडिया में अन्य देशों के मुकाबले, अन्य जगहों के मुकाबले थोड़ी सी ठंडी थी। यहाँ का मौसम थोड़ा सुहावना रहता था। तो इनको अंग्रेज़ों ने हिल स्टेशन नाम दिया। ठीक है, हिल मतलब पहाड़ी होता है, पहाड़ी पर रुकने का स्थान, स्टेशन मतलब रुकने का स्थान। ठीक है, जैसे शिमला हो गया आपका, शिमला को उन्होंने बसाया, तो आज शिमला बहुत अच्छा खासा सिटी माना जाता है। और जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स रहते थे वो छुट्टियों के समय या फैमिली समेत वहाँ पे रहा करते थे। धीरे धीरे उन्होंने अपना पूरा वहाँ पे सिस्टम आपने वहाँ पे डेवलप कर लिया। ठीक है, तो उसके बाद से जो भी यूरोपियन आते थे घूमने के लिए, टूरिस्ट आते थे, या जो भी उनके फ्रेंड्स या फैमिली के लोग आते थे, तो उनको वहीं पे बसा दिया जाता था। ठीक है, और ये जो हिल स्टेशन हुआ करते थे वो बाद में जो है कि इनके नोडल पॉइंट बन गया, नोडल पॉइंट ऑफ लेज़र बन गया, यानी आराम करने की जगह बन गई। जो भी पार्टी होती, जो भी छुट्टियां मनाई जाती, जो भी पिकनिक मनाई जाती, वो इन्हीं ठंडे स्थानों पे अंग्रेज ऑफिसर्स अपनी फैमिली के साथ, अपने सीनियर्स जूनियर्स के साथ आकर के यहाँ पे रहते थे और यहाँ पे एंजॉय करते थे। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ की जो फिज़िकल और मोरल इमेजेस थी इंग्लैंड की, वो भी काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रांग थी। ठीक है, और ये जो लैंडस्केप होते थे, ये जो जगहें होती थी, वो ग्रीनरी से भरपूर होती थी, हरियाली वहाँ पे होती थी, नेचुरल प्लेसेस होते थे, खूबसूरत पहाड़ होते थे, घने जंगल होते थे, हरे हरे पेड़ होते थे, घासें होती थी। तो इनको यहाँ रहने में बड़ा अच्छा लगता था। और धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पे चर्च वगैरह भी बनाने शुरू कर दिए। तो चर्च वगैरह भी बनाने शुरू कर दिए, और जब चर्च वगैरह जब बनाने शुरू कर दिए तो परमानेंटली लोग यहाँ पे रहने भी स्टार्ट कर दिए। और जो ब्रिटिश थे, ये जितने हिल स्टेशन उन्होंने बनाए थे वो उनको प्रोडक्टिव प्लेसेस भी बनाना चाहते थे, ताकि लोग वहाँ पे घूमने आएँ, वहाँ भी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई जाएँ। ठीक है, जिससे उनको और फ़ायदा हो सके। जो ठंडे एरियाज़ में, उनके कंट्रीज़ में
यूरोपियन कंटिनेंट में कुछ ऐसे प्रकार के फल थे, फ्रूट्स थे, कुछ ऐसी प्रकार की क्रॉप्स थी जो कि ठंडे माहौल में, ठंडे मौसम में उगती थी। वो सारी फसलें, वो चीज़ें यहाँ पे लेके आए और उन्होंने उसी से मिलते जुलते टेम्परेचर में पहाड़ों में उगानी शुरू की। जैसे टी और कॉफ़ी थी, ठीक है। टी और कॉफ़ी ऐसा प्लांट था जो कि ठंडे इन्वायरमेंट में उगता था और पहाड़ी एरियाज़ में उगा करता था। तो वहाँ पे वो ले आए, ले आ करके यहाँ पे उगाना उन्होंने शुरू किया। फिर जो ऑफिसर्स थे ब्रिटिश वाले, उनके बच्चे जब पढ़ने लिखने की उम्र हुई उनकी, तो यहाँ पे अच्छे अच्छे स्कूल भी उन्होंने खोले, हॉस्टल्स डाले, ठीक है, बोर्डिंग सेंटर डाले, स्कूल डाले। तो एक पूरा सिस्टम उन्होंने अपना डेवलप कर दिया। जो कुछ भी अब उनके अपने इंग्लैंड में था, जिस व्यवस्था में वो रहा करते थे, धीरे धीरे यहाँ पे उन्होंने सारी वो व्यवस्था क्या कर दी कि यहाँ पे लागू कर दी। हर वो चीज़ यहाँ पे बनाई, हर वो चीज़ डिज़ाइन की और सुविधाएं दी। उसके बाद से आपका आता है कैंटोनमेंट। कैंटोनमेंट एरिया का मतलब क्या होता है? करें, अपार्ट फ्रॉम द प्लांट सिटीज़ एंड हिल स्टेशंस एंड कैंटोनमेंट्स ऑफ सिविल लाइंस। तो जैसे कि प्लांट सिटीज़ बनाई और हिल स्टेशन बनाए, इसके अलावा उन्होंने कन इसके अलावा उन्होंने कंटोनमेंट भी बनाए, सिविल लाइंस भी बनाई, ठीक है। सिविल लाइंस का मतलब ये होता था कि जो शहर इन्होंने बसाए थे, ठीक है, और जितने भी नौकर रहते थे अंग्रेज़ों के, ऑफिसर्स टाइप के, ठीक है। जैसे सपोज कर लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर आपके हैं, फिर चीफ मिनिस्टर हैं, तो इनके अंडर भी तो ऑफिसर्स काम करते हैं। अब सारे काम पीएम और सीएम थोड़ी करेंगे। तो जो सीनियर या जूनियर लेवल के जो ऑफिसर होते थे, उनको सिविल सर्वेंट्स कहा जाता था। तो उनके रहने के लिए, उनके ऑफिसेज में वर्क करने के लिए, उनके लिए ऑफिस हो, उनका एक अपना केबिन हो, ये सब चीज़ें डेवलप की गई। तो जहाँ ये चीज़ें बनाई गई उनको सिविल लाइंस कहा गया। और सिविल लाइंस बनाने के बाद से कुछ एरिया रेजिडेंशियल बनाए गए, जहाँ पे रहने के लिए कमरे वगैरह बनते थे, मकानें बनती थी। और कुछ एरिया को कॉमर्शियली कर दिया गया कि यहाँ पे सिर्फ बिजनेस होगा, यहाँ पे गोडाउन बनेंगे, यहाँ रहने के लिए स्थान नहीं रहेगा, ठीक है। और जो कैंटोनमेंट जो एरिया बनाए गए, ठीक है, उनको वो ऐसे एरिया थे जहाँ पे ये अपना बिजनेस का सामान रखा करते थे और हाईवे से ये कनेक्ट होते थे। अच्छे सड़कें बनवाई गई, रेल की पटरियाँ बिछाई गई, ताकि सामान यहाँ से लेके वहाँ तक ढोने में, ले आने ले जाने में कोई समस्या न हो, ठीक है। ताकि ये जो गोला बारूद हथियार जो रखते थे ये, ठीक है, तो इनको इंडिया पे कब्जा करना था, पूरा कब्जा करना था। तो यहाँ के राजाओं से इनको लड़ाई भी लड़नी पड़ती थी। तो इनके गोला बारूद, इनकी तोपें, उनकी बंदूकें, इनके सोल्जर्स आसानी से एक सिटी से दूसरे सिटी ट्रैवल कर सकें, आने जाने में दिक्कत ना हो, इसके लिए उन्होंने सारी चीज़ें डेवलप की। तो जो कैंटोनमेंट एरिया होता था, ठीक है, उसको छावनी एरिया कहा जाता था। और यहाँ इनके सोल्जर्स भी रहा करते थे। और आर्टिलरी मतलब जो हथियार घर होते थे, जहाँ पे हथियार बनाए जाते थे, डेवलप किए जाते थे, रखे जाते थे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती थी। जैसे दानापुर, ठीक है, मेरठ में जो दानापुर था, दानापुर तो आपका बिहार में था, और मेरठ, तो दानापुर, मेरठ और बैरकपुर जो जो वेस्ट बंगाल में था, ये तीन इनके गढ़ थे उस ये कैंटोनमेंट एरिया के मामले में। तो यहाँ जो है कि क्या रहते थे, तो सोल्जर्स रहा करते थे और हथियार वगैरह यहाँ पे रखा जाता था, ठीक है। अब आते हैं अगले हेडिंग पे, वो आपका है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टाउन्स। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा हो तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, इसे शेयर करिए, ठीक है, और ऐसे ही पढ़ते रहिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टाउन्स में ये है कि जब जब इन्होंने नए टाउन बना दिए, तो फिर उनको एडमिनिस्ट्रेट इन्होंने किया, उसकी व्यवस्था की गई। जैसे सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि वाल्ड सिटीज़ बनाए, सिटी को चारों तरफ से लंबी लंबी ऊंची ऊंची दीवारों से उन्होंने घेर दिया। उसके बाद से टाउन्स को थाने में इन्होंने डिवाइड किया, पुलिस स्टेशन बनाया, और पुलिस स्टेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने एरिया कर दिया। फिर जो टाउन्स थे उनको और डिवाइड किया, और डिवाइड करके मोहल्ला बनाया, ठीक है, कॉलोनी बनाई, उसमें डिवाइड कर दिएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस एक आपके ठीक है, ये ऑफिसर थे, ठीक है, उस टाइम के सबसे सीनियर ऑफिसर थे ये।
गवर्नर भी उनको गवर्नर थे। इन्होंने क्या किया कि गवर्नमेंट का लोकल सिस्टम बनाया, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट बनाया। डिस्ट्रिक्ट तो बन चुका था, तो डिस्ट्रिक्ट का मालिक कौन होगा, डिस्ट्रिक्ट कौन चलाएगा, कौन रूल करेगा, तो एक कलेक्टर का पोस्ट बनाया गया। जैसे आज जो डीएम होते हैं ना, डीएम कलेक्टर, तो उसी समय से बनाया गया था। तो डिस्ट्रिक्ट का जो सबसे बड़ा ऑफिसर था उसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहा जाता था, ठीक है। और 1850 में एक एक्ट बनाया गया, एक नियम बनाया गया, उसके मुताबिक जो है कि म्यूनिसिपल गवर्नमेंट भी बनाई गई, ठीक है, म्यूनिसिपालिटी बनाई गई, नगर निगम बनाए गए, नगर को डेवलप करने के लिए कुछ लोगों का समूह बनाया गया, कमेटी बनाई गई, ठीक है, जिसको कि म्यूनिसिपल गवर्नमेंट कहा गया। तो उसको भी यहाँ पे लागू किया गया। और 1864 में म्यूनिसिपल इम्प्रूवमेंट एक्ट बना करके ये जो टाउन है, नगर निगम है, ये सारी चीज़ें आज जो आप सुनते हैं देखते हैं, उस समय इनके नियम कानून बना दिए गए। फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पोस्ट बनाया गया, ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई अपराध हुआ है, कोई क्राइम हुआ है, तो उसको कौन देखेगा, उस पर फैसला कौन सुनाएगा, डिसीजन कौन देगा, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देंगे। और डिस्ट्रिक्ट की व्यवस्था कौन देखेगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर देखेंगे। फिर म्यूनिसिपालिटी में चेयरमैन का भी पोस्ट डाला गया, ठीक है। फिर उसके बाद से धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें इसमें बनाई गई और की गई। फिर इसके बाद से जो बाज़ार टोल्स बनाए गए, जो जहाँ मार्केट लगता था, टोल मतलब होता है ये पैसा लेना, ठीक है, शुल्क लेना, टैक्स लेना, तो बाज़ार के लिए टोल्स बनाए गए जहाँ से पैसा वगैरह वसूला जाता था, ठीक है। फिर उसके बाद से 19वीं सेंचुरी के पहले हाफ में, 1950 के पहले, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स थे, ठीक है, इनको पीसफुल रखना था, ठीक है, ताकि अपराध ना हो, क्राइम ना हो, मारपीट ना हो, ठीक है, लोग शांति से रहें। इसके लिए इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि रेवेन्यू कलेक्शन स्टार्ट किया, पैसे वसूले, और उसके बाद से पुलिस स्टेशन बनाए, पुलिस की व्यवस्था बनाई, ठीक है, पुलिस सिस्टम उन्होंने अपनाया। तो हर जो थाने बनाए, पुलिस स्टेशन बनाया, तो पुलिस स्टेशन का जो मालिक होता था उसको थानेदार कहा जाता था, ठीक है, कोतवाल कहा जाता था या थानेदार कहा जाता था। तो 1860 में थानेदार वगैरह लोग बनने लगे और इस पोस्ट पे लोगों की अपॉइंटमेंट होने लगी। तो ये सिस्टम वहीं से चलाया गया। फिर 1861 में पुलिस एक्ट बनाया गया, पुलिस कैसे काम करेगी, कैसे नहीं काम करेगी, क्या क्या ड्यूटी उसकी है, क्या क्या ड्यूटी उसकी नहीं है, कैसे ऑपरेट करना है, कैसे नहीं ऑपरेट करना है, ये सारे नियम कानून बनाया गया, जिसको कि पुलिस एक्ट 1861 कहा गया, और बना करके उसको लागू भी करवाया गया। तो एक अलग से पुलिस डिपार्टमेंट बनाया गया, ठीक है, और कांस्टेबल्स के भी पोस्ट जो है कि तैयार किए गए, ताकि, ठीक है, ताकि जो पुलिस इंस्पेक्टर जो हों, दरोगा लोग हों, उनको असिस्टेंट करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए कांस्टेबल के भी पद बनाए गए, जूनियर लेवल के। उसके बाद से इंस्पेक्टर का पोस्ट बनाया गया। फिर इन सबसे बड़े अधिकारी के रूप में इंस्पेक्टर जनरल का पोस्ट बनाया गया, आईजी, डीआईजी सबका पोस्ट बनाया गया, और एक हायरार्की मेंटेन करने का प्रयास यहाँ पे किया गया, ठीक है। और भी बहुत सारा चीज़ अंग्रेज़ों ने किया। जो सिस्टम उनका अपने कंट्री में था, सेम वही कल्चर, वही सिस्टम, वही एजुकेशन इन्होंने यहाँ ले आके थोप दिया। तो चलिए लीजिए, चैप्टर नंबर 11 भी आपका फिनिश होता है, ठीक है। वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे चैप्टर नंबर 12 के वीडियो के साथ। जब चैप्टर नंबर 12 ख़त्म हो जाएगा तो चैप्टर नंबर 15 का सेकेंड पार्ट भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा। उसके बाद से सिविक्स में आप लोगों ने जिन जिन चैप्टर्स को बनाने के लिए कहा है, फिर उस पर हम काम करना शुरू करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।